दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान की सड़कों पर जो मंजर रोज़ हम सब देखते हैं, गाड़ियों की शीशों पर दस्तक देती छोटी छोटी उंगलियां, ट्रैफिक सिग्नल पर फटे पुराने कपड़ों में लिपटे मासूम बच्चे और बाजारों के हर मोड़ पर आवाज़ें लगाते लोग, ये सब सिर्फ गरीबी का मंजर नहीं, ये एक ऐसी लंबी, गहरी और सोची समझी सिस्टमाइज्ड इंडस्ट्री का हिस्सा है जिसका स्केल सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मगर पहली नज़र में ये सब बस आम अफराद लगते हैं जो रोज़ का खाना कमाने निकलते हैं, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये एक 42 बिलियन सालाना की मालियत रखने वाली एक बहुत बड़ी बेगर इंडस्ट्री है, एक ऐसी इकोनॉमी जो न सिर्फ पोल के अंदर फैल चुकी है बल्कि सरहदों को पार करके एक ग्लोबल नेटवर्क बना चुकी है। मगर सवाल यह है, ये इतना बड़ा सिस्टम चल कैसे रहा है? कौन है जो इन मासूम चेहरों के जरिए शहरों को अपनी सोची समझी स्ट्रेटेजी में लपेटे है, और ये पैसा आखिर कहाँ जाता है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने और इस माफिया की असल हकीकत आपके सामने लाने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। In the shadows of Pakistan's bustling cities lies an empire built on misery, an economy that thrives on desperation and turns poverty into profit. Behind every pleading face, there's a network, controlled, managed, and monetized like a business. What looks like helplessness on the surface is part of a billion-dollar operation running in plain sight. This is not poverty, it's power disguised as pain. This is the story of the mafia that owns Pakistan's streets. तो शुरुआत करते हैं कुछ ऑफिशियल एस्टिमेट से। पाकिस्तान में 38 मिलियन लोग किसी न किसी सूरत में भीख मांगने के काम से वाबस्ता है। ये नंबर सिर्फ इंडिविजुअल भीख मांगने वालों का नहीं, ये उनके पीछे छुपे उन तमाम नेटवर्क्स का है जो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी अर्निंग मैनेज करते हैं और उन्हें पूरी तरह एक इकोनॉमिक यूनिट बना चुके हैं। रोजाना की कलेक्शन का अंदाजा लिया जाए तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में एक एवरेज भिखारी 850 से 2000 रुपए तक रोज कमाता है। कराची में तो कुछ लोग इससे भी ज़्यादा कमा लेते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें ज़्यादा तरस आता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें तरतीब से ऐसे स्पॉट पर रखा जाता है जहां ट्रैफिक रुकती है, सिग्नल लंबा होता है और जज्बाती लोग मिलते हैं। अगर इन तमाम अर्निंग्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट हैरत अंगेज है। रोजाना 32 मिलियन रुपए और सालाना 117 ट्रिलियन रुपए यानी 42 बिलियन डॉलर का स्केल, ये वो नंबर है जो मुल्क की आईटी इंडस्ट्री से 14 गुना ज़्यादा है। आईटी जो हमारे लिए प्राइड का सेक्टर माना जाता है, सोचिए एक भिखारी जो आपको सिग्नल पर खड़ा मिलता है कई दफ़ा एक दिन में उस इंजीनियर से ज़्यादा कमा लेता है जिसका ख्वाब था कि वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब करे और एक अच्छी आमदनी घर ले जाए। आपको क्या लगता है ये सब कुछ कोई कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी सोची समझी डीपली इंटरनेट इकोनॉमी है जो आम आवाम का खून चूस रही है, उन्हीं की जज्बात को इस्तेमाल करके जो तरस खाकर अपने हलाल का पैसा इनकी फटी जेबों में भरते जा रहे हैं। इस पूरी भिखारी इकोनॉमी का ढांचा सबसे ज़्यादा मजबूत तौर पर हमारे शहरों के अंदर बना है, जहाँ हर सिग्नल, हर फुटपाथ और हर कोने पर इस माफिया ने अपना जाल फैला रखा है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में बेगिंग माफिया से अर्बन स्पेस पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। ये माफियाज बिल्कुल एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। हर सिग्नल, हर चौक और हर बिजी फुटपाथ के लिए टेरिटरीज अलॉट की जाती हैं। हर टेरिटरी में कौन कितने घंटे खड़ा होगा, किस टाइप के लोग भेजे जाएंगे, सब कुछ पहले से प्लान होता है, जैसे किसी प्रोफेशनल एंटरप्राइज का स्केड्यूल हो। इन नेटवर्क्स पर पिक एंड ड्रॉप्स वैन का रोल सेंट्रल होता है। सुबह ये वैन इन अफराद को डेजिग्नेटेड स्पॉट पर छोड़ देती है, रात को वापस ले जाती है। दिन भर जो कुछ भी इन बच्चों और औरतों ने कलेक्ट किया होता है वो डायरेक्टली माफिया के हाथ जाता है। अक्सर 40 से 60 हज़ार तक की अर्निंग गैंग्स के पास चली जाती है और भिखारी सिर्फ छोटा सा हिस्सा लेकर अगले दिन फिर इसी चक्कर में आ जाते हैं। ये माफियाज अर्बन ट्रैफिक डायनामिक्स को भी बहुत शातिर अंदाज में समझ चुके हैं। जितनी खराब सड़क, जितना लंबा सिग्नल, जितनी क्राउडेड जगह, उतनी ज्यादा अर्निंग। इसीलिए कराची जैसे शहरों में इनकी डेली अर्निंग सबसे ज्यादा होती है। लाहौर में थोड़ी कम और इस्लामाबाद में सबसे कम, क्योंकि वहाँ सिग्नल और ट्रैफिक फ्लो थोड़ा कंट्रोल है। शहरी जिंदगी के रोजमर्रा के मनाजिर में ये भिखारी हर जगह मौजूद होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट के बाहर या रोड पर किसी स्टॉल के पास खाना खा रहे होते हैं तो ये लोग हट्टे कट्टे होते हुए भी आकर अपना पेट भरने के लिए हमसे मांगना शुरू कर देते हैं। और अब तो एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है, अगर आप पैसा ना दें तो ये कहते हैं जो कहा है वही खरीद दो। इस स्ट्रेटजी ने इनकी अप्रोच को और भी अग्रेसिव और जज्बाती बना दिया है। आपने कभी देखा होगा कि शहरों के कुछ सिग्नल पर रोज बरोज वही चेहरे नजर आते हैं, कभी किसी और चौक पर नहीं। ये उन्हीं फिक्स एलोकेशन का नतीजा है जो माफिया करती है। जैसे किसी मार्केट में दुकानें लीज पर दी जाती हैं, वैसे यहाँ चौक एलोकेट किए जाते हैं, यानी शहर का हर सिग्नल, हर फुटपाथ उनके लिए एक प्लान रेवेन्यू पॉइंट है और इन तमाम पॉइंट्स को चलाने वाली असली करेंसी होती है आपके जज्बात। ये होता शहरों का अंदरूनी जाल। मगर इस कहानी का एक और पहलू भी है जो पाकिस्तान की सरहदों तक महदूद नहीं। इस माफिया का अगला कदम होता है एक्सपोर्ट। हर साल हजारों लोग पिलग्रिम वीजा के गलत इस्तेमाल करते हैं और सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक और हत्ता के जापान तक भेजे जा रहे हैं। ज़ाहिर तौर पर ये ज़ियारत या काम के लिए जाते हैं,
लेकिन असल में वहाँ इन्हें बैगिंग के लिए डिप्लॉय किया जाता है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि फॉरेन कंट्रीज में अरेस्ट होने वाले 90% बैगर्स पाकिस्तानी होते हैं। सिर्फ पिछले 2 सालों में FIA ने 44,000 अफराद को फ्लाइट से ऑफलोड किया। सब इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बेस पर कि ये बैगरी के लिए जा रहे थे। गल्फ कंट्रीज ने ऑफिशियली पाकिस्तान को वार्न किया कि भिखारियों और अनस्किल्ड लोगों को सिलसिला रोका जाए, वरना स्क्रूटनी और जांच बढ़ती जाएगी। नतीजा ये निकला कि अब दुबई और सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी एप्लीकेंट को एक्स्ट्रा चेकिंग करने का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ इलीगल एक्टिविटी का मसला नहीं, ये नेशनल रेपुटेशन का मसला है। पाकिस्तानी पासपोर्ट वैसे ही दुनिया का वीकेस्ट पासपोर्ट में शुमार होता है और ऊपर से ऐसे माफियाज उसे बैगरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ट्रस्ट और भी नीचे गिरता है। जो अमल हम सड़कों पर एक सिंपल जज्बाती रिएक्शन समझकर करते हैं, यानी किसी को 2-4 रुपए देना, असल में उसका एक पूरा ट्रांजैक्शनल शैडो नेटवर्क है जो मुल्क का चेहरा दुनिया के सामने बदल रहा है। लेकिन इस बेरहम सिस्टम का सबसे दिल दहलाने वाला हिस्सा वो है जो सरहदों से भी ज्यादा करीब हमारी सड़कों पर खुला हुआ है। वो चेहरा जो सबसे ज्यादा नजर आता है लेकिन सबसे कम समझा जाता है, बच्चों का इस्तेमाल। सड़कों पर भीख मांगते हुए छोटी उम्र के बच्चे, किसी की आंखों में डर, किसी के चेहरे पर मासूमियत और किसी के हाथ में बंधा हुआ लोहे का छल्ला। ये मंजर सिर्फ दिल को पिघालने के लिए नहीं होता, इसके पीछे एक ऐसी अंधेरी और बेरहम मशीन चल रही होती है जो उन मासूम चेहरों को अपनी मार्केटिंग टूल बना चुकी है। पाकिस्तान में बेगर माफियाज का सबसे घिनौना पहलू उनका बच्चों का इस्तेमाल है। अक्सर ये बच्चे गांव से चुराए जाते हैं या गरीब खानदानों को झूठे वादों और दबाव में लाकर माफियाज के हवाले कर दिए जाते हैं। कुछ को ड्रग्स देकर या बेहोशी की हालत में शहरों में शिफ्ट किया जाता है ताकि वो रेजिस्ट ना कर सके। इन बच्चों को भीख मांगने के लिए तैयार करने के तरीके भी बहुत तरीके से तैयार होते हैं। कहीं इनके हाथ या पैर लोहे के छल्लों से तांग कर डिफॉर्म कर दिए जाते हैं ताकि लोगों का तरस बढ़ सके। कहीं इन्हें जानबूझकर गंदी हालत में भेजा जाता है ताकि पब्लिक इमोशनली रिएक्ट करे। कहीं जवान औरतों के हाथ में बच्चे पकड़ाकर भेजे जाते हैं ताकि लोग समझ सके कि वो मजबूर माँ है। शारदोला चिल्ड्रंस का फिनोमिना इस सिस्टम का सबसे दिल दहलाने वाला हिस्सा है। ऐसे बच्चे जिन्हें मेंटल डिसेबिलिटी में छोड़ा जाता है या उनका इलाज नहीं किया जाता ताकि वो जिंदगी भर भीख मांगने का टूल बना रहे। पंजाब के कई इलाकों में ये बच्चे माफिया के कब्जे में डिकेड से फंसे हुए हैं। ये बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, ना आवाज, ना तहफ़्फ़ुज़ और ना कोई सिस्टम जो उन्हें बचा सके। माफिया इनकी कमजोरियों का पूरा फायदा उठाते हैं। उन्हें ट्रैफिक सिग्नल, मसाजिद, बाजार और बस स्टेशन पर डिप्लॉय किया जाता है और दिन के आखिर में उनकी सारी कमाई उनसे छीन ली जाती है। जिन बच्चों को हम सिग्नल पर 2 रुपए देकर खामोश हो जाते हैं, उनकी असली कहानी सिग्नल के बाद शुरू होती है, माफियाज के सेफ हाउस में, जहाँ रुपए गिनकर बांटा जाता है। और ये था उन बच्चों और माफियाज का चेहरा जो बेगिंग कल्चर को एक दर्दनाक और मुनज़्ज़म सूरत में सामने लाता है। मगर इस कल्चर का एक और पहलू भी है जो उतना ही अहम मगर मुख्तलिफ सूरत में मौजूद है। वो लोग जो खुद भीख मांगने का रास्ता इख्तियार करते हैं या मजबूरन इसमें धकेल दिए जाते हैं। अक्सर ये वो लोग होते हैं जो बीमारी, अपाहजपन, बेवा होने या शदीद गुर्बत के सबब शहरों का रुख करते हैं। जब रोजगार के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भीख मांगना उनका आखिरी सहारा बन जाता है। एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 60 से 70% भिखारी ऐसे होते हैं जो मजबूरन भीख मांगते हैं। ऐसे लोग मसाजिद के बाहर, हॉस्पिटल के गेट्स और बस स्टॉप पर दिखाई देते हैं, खामोश, बेआवाज, सिर्फ हाथ आगे बढ़ाए हुए। इसके बरक्स 30 से 40% लोग भीख मांगना अपना पेशा बना लेते हैं। इनके पास अर्निंग के दूसरे रास्ते भी होते हैं, लेकिन भीख उनके लिए मेहनत से आसान और कैश फ्लो में बेहतर लगती है। कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हुए शाम को सिग्नल पर भीख मांगने आ जाते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसा बना सके। कुछ फैमिलीज अपने बच्चों को खुद भीख मांगने भेजती है क्योंकि उनके लिए ये रोजगार का सबसे रिलायबल तरीका बन गया है। लेकिन सड़कों की ये कहानी सिर्फ रोजी रोटी तक नहीं सिमटती। इसके साये में एक ऐसी खामोश तारीख छुपी है जो सिर्फ जेब नहीं, जिंदगी भी लूट लेती है। असल में पाकिस्तान की सड़कों पर भीख मांगते हुए बच्चे सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का निशाना नहीं बनते। इनमें से बहुत से बच्चे एक और खौफनाक दायरे में फंस जाते हैं जहां पैसे का नहीं, उनकी इज्जत और जिंदगी का सवाल होता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन को बैगिंग नेटवर्क में लाने के बाद कई दफा माफिया या उनके आसपास के लोग उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनाते हैं। ये बच्चेबाजी या सेक्सुअल एब्यूज का ऑर्गेनाइज फॉर्म हर जगह खुला दिखाई नहीं देता, लेकिन इन्हीं बच्चों की वल्नरेबल हालत को देखते हुए प्रीडेटर्स उन्हें आसानी से निशाना बना लेते हैं। मदरसे, मज़ारात, बस स्टेशन या सड़कों पर रात गुजारने वाले ये बच्चे सोसाइटी की नज़र में इनविजिबल होते हैं। ना उनके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन होती है, ना कोई फैमिली जो उनके लिए आवाज़ उठाए। इसी वजह से बहुत से केसेस कभी सामने नहीं आते। जो बच्चा किसी माफिया या अब्यूजर के हाथ लग जाए, उसके लिए दायरा सिर्फ बैगिंग पर खत्म नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता एक साइलेंट अब्यूज सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ये पहलू बैगिंग कल्चर का सेंट्रल फोकस नहीं, लेकिन ये उसके अंदर छुपा हुआ एक गहरा जख्म है जो ये याद दिलाता है कि सड़कों पर भीख मांगते हुए मासूम चेहरे सिर्फ इकोनॉमिक विक्टिम नहीं बल्कि अक्सर सोशल और सेक्सुअल वायलेंस का भी शिकार बनते हैं। ये डार्क लेयर सिर्फ इस मसले की सेवरिटी को बढ़ाता है। बैगिंग सिर्फ पैसे का इशू नहीं, ये बच्चों की हिफाजत, सोसाइटी की जिम्मेदारी और इंसानियत का इम्तिहान भी है। मगर इस माफिया ने सिर्फ कमजोरी और तन्हाई का फायदा नहीं उठाया, इन्होंने तो इंसानी जज्बात और मजहब की ताकत को भी अपने लिए आला हथियार बना लिया है।
मस्जिद, मज़ारात और बिजी रिलीजियस स्पॉट पर आपने देखा होगा कि लोग डोनेशन बॉक्सेस पकड़े खड़े होते हैं या फिर मस्जिद कंस्ट्रक्शन या मदरसा सपोर्ट के लिए रसीदें लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं। अक्सर इनमें से बहुत से स्कैम्स होते हैं। कहीं फेक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए बनती है ताकि लोगों के रिलीजियस इमोशन को एक्सप्लॉइट करके पैसा जमा किया जा सके। लोग समझते हैं कि वो सदका या ज़कात दे रहे हैं, लेकिन असल में वो पैसा किसी मस्जिद या मदरसा तक पहुंचता ही नहीं। पब्लिक भी जज्बात में आकर सोचती नहीं, बस पैसा दे देती है और ये पैसा या तो माफियाज के हाथ लगता है या फ्रॉडलेंट ग्रुप्स के। इस तरह की साइकिल चलता रहता है। लोग इमोशनल होते हैं, माफियाज उन इमोशन को कैश में तब्दील करते हैं। जब इमोशन का सौदा होता है तो सिस्टम के अंदर की कमजोरियां और भी नुमायां हो जाती हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये पूरी बैगिंग इकोनॉमी सिर्फ सड़कों या जज्बात तक महदूद नहीं, ये सरकारी और अवामी लेवल पर फैल चुकी है। पाकिस्तान में लॉस मौजूद है मगर उनका असर कागज तक सिमट कर रह गया है। 1958 का वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस स्ट्रीट बैगिंग को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, जबकि बाद में प्रोविंसेस ने अपने कवानीन इंट्रोड्यूस किए, जैसे पंजाब के बैगरी बिल 2025, जिसका मकसद था बैगिंग को क्राइम डिक्लेयर करना और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बढ़ाना। मगर इन कवानीन का इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। पुलिस के पास ना ट्रेनिंग है ना कैपेसिटी। कई दफा तो पुलिस को माफियाज के साथ मिलकर उन्हें चौकों पर ऑपरेट करने देती है। कुछ केसेस में मंथली कट्स तक लिए जाते हैं। जुडिशरी का सिस्टम इतना सुस्त है कि जब तक कोई केस आगे बढ़ता है माफिया अपनी जगह बदल चुका होता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉस भी हैं, लेकिन उन्हें ग्राउंड पर अप्लाई करने का कोई विजिबल निज़ाम नहीं, यानी कानून है मगर उसका असर नहीं। इस खाली स्पेस को सबसे ज़्यादा मजबूत तौर पर आवाम भर देती है। हर रोज जब हम सिग्नल पर गाड़ी रोकते हैं और तरस खाकर पैसा देते हैं, हम समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उस सिस्टम को फ्यूल करते हैं जो बच्चों और मजलूम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। भिखारी को दिया गया पैसा ज्यादातर माफिया तक पहुंचता है, न कि उस शख्स तक जिसको हम मदद समझकर दे रहे होते हैं। इस सिलसिले को तोड़ने का पहला कदम अवेयरनेस है। लोगों को समझना होगा कि भीख देना जज्बाती अमर जरूर है, लेकिन असल में ये ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ावा देना है। इसके बजाय अगर हम फूड पैक्स, एजुकेशन सपोर्ट या वेरीफाइड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मदद कर सके तो असली फर्क पड़ सकता है। दूसरा कदम स्टेट इंस्टीट्यूशन का एक्टिव रोल है। FIA ने जो पिलग्रिम वीजा अब्यूज और टैक्सिंग के खिलाफ कैंपेन शुरू किए हैं, उन्हें और ज्यादा एग्रेसिवली और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाना होगा। पुलिस को स्ट्रीट लेवल पर न्यूट्रलाइज करना होगा ताकि वो माफियाज का हिस्सा नहीं बल्कि उनके मुकाबले खड़ी हो। तीसरा कदम चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्पलाइंस और सेफ हाउसेस का फरोग है ताकि स्ट्रीट चिल्ड्रन को सिक्योर एनवायरनमेंट और रिहैबिलिटेशन दी जा सके। ये वो दायरा है जहाँ से सिस्टम टूटना शुरू होता है, यानी मसला सिर्फ सरकारी नहीं अवामी भी है। जब तक हम खुद इस कल्चर का हिस्सा बने रहेंगे, माफिया नए लोगों को अपने जालों में फंसाता रहेगा। ये था पाकिस्तान का बैगिंग कल्चर की असल तस्वीर, जहाँ पैसे, माफिया, बच्चों की मासूमियत, कानून की कमी और अवाम के जज्बात मिलकर एक ऐसा दायरा बनाते हैं जो रोज बरोज मजबूत होता जा रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।